हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। टॉर्क का मतलब होता है वो फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मतलब किसी पार्टिकल को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, उस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करने के पहले हमें कुछ फॉर्मूला और फैक्ट्स हैं जो पता होना चाहिए, इस डेरिवेशन में यूज करेंगे जिसका। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूला एंड फैक्ट्स है जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है। तो लेट्स रिकॉल। हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। जब उसे ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइन से शो करते हैं और ये एरो फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला ये है, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q को रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड, और फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग द फील्ड जब चार्ज पॉजिटिव हो। चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट टू E। मतलब जब यहां पर हम किसी चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है टॉर्क ऑफ ए फोर्स। ये हम क्लास 11th में रिजिड बॉडी डायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, जहां पर R है किसी पॉइंट किसी पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है F, तो इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है तो हम कहते हैं टॉर्क इस पे लग रहा है। वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो ये सब हमें पता है, तो ये डेरिवेशन ऑफ टॉर्क में इन सारे फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है AB, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। ये डाइपोल -Q और +Q चार्ज से फॉर्म किया है, और डाइपोल को इस तरह से प्लेस किया गया है कि डाइपोल का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। डाइपोल का एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो -Q से +Q। तो जब भी हम यहाँ पर डाइपोल को रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें दो चार्जेस है, दो चार्जेस में फोर्सेस लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है पहले उसको देख लेते हैं। वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB made of charges -Q and +Q placed in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, जहां पर AB है 2L, मतलब डाइपोल लेंथ A से B तक का जो डिस्टेंस है ये डाइपोल लेंथ है, और थीटा है एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो यहाँ जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स एक्ट करता है। तो डाइपोल में दो चार्जेस है, इस पॉइंट पर +Q चार्ज है, तो +Q चार्ज में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द फील्ड होता है। तो मान लेते हैं ये है F1 और ये बराबर हो जाएगा QE। उसी तरह से यहाँ -Q चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, और -Q पर अगर मतलब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ये मान लेते हैं F2 है, तो F2 बराबर हो गया -QE।
तो यहाँ पर इसी चीज को हमने लिखा है फिर से, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q एट B इज F1 इज इक्वल टू QE, और इसका डायरेक्शन है अलोंग द फील्ड, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q एट A इज F2 इज इक्वल टू माइनस QE। माइनस डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। F1 और F2 दो फोर्सेस लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, F1 प्लस F2, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स विल बी 0। सो टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 है QE और F2 है माइनस QE, तो QE माइनस QE विल बी 0। तो हेंस टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहां से क्या कंक्लूड करते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल फोर्स उस डाइपोल पर 0 होगा। तो टोटल फोर्स 0 का मतलब क्या है, टोटल फोर्स 0 मतलब डाइपोल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, बात यह है कि दोनों फोर्स 0 तो है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट A पर, दूसरा पॉइंट B पर। तो इस तरह का फोर्स जो इक्वल एंड ऑपोजिट हो और सेम लाइन में अलग अलग पॉइंट पर एक्ट करता हो, तो वो एक कपल फॉर्म करता है। तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस उस सिस्टम में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और वो टोटल टॉर्क बराबर होता है टॉर्क ड्यू टू द फोर्स F1, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स F2। ये F1 का डायरेक्शन इधर है, ये क्या कर रहा है, प्लस Q को इस डायरेक्शन में लेकर आना चाह रहा है, और ये F2 इधर एक्ट कर रहा है, ये डाइपोल को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। तो सेम पॉइंट मतलब पॉइंट O के अबाउट इस डाइपोल को रोटेट कर रहा है, रोटेट करके अलोंग द फील्ड लाना चाह रहा है। तो जब कोई भी फोर्स किसी पार्टिकल को रोटेट करता हो तो हम कहते हैं वो फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां से हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो पहले टॉर्क ड्यू टू F1, टॉर्क ड्यू टू F2 फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल टॉर्क ऑन द डाइपोल मिल जाएगा। Now the torque of F1 about point O is tau1 is equal to OB cross F1। OB cross F1 का मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है डाइपोल, तो ये वाला जो फोर्स का डिस्टेंस है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OB क्रॉस F1। तो ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू OB क्रॉस F1। F1 तो है QE, तो OB क्रॉस QE। अब यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में Q क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर लिख सकते हैं। तो tau1 विल बी इक्वल टू Q इंटू OB क्रॉस E। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से ये वाला जो फोर्स है F2, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट O के अबाउट। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम ये पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है OA क्रॉस F2। तो टॉर्क ऑफ द फोर्स F2 अबाउट O इज tau2 is equal to OA क्रॉस F2। ओके, OA एज इट इज है, F2 का वैल्यू है माइनस QE। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इस माइनस Q को बाहर ले आ सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं OA क्रॉस E। अब यहां पर इस माइनस साइन को अगर अब्सॉर्ब करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसका ऑर्डर चेंज कर दे, E क्रॉस OA कर दे, तो भी माइनस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस में,
या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। ओ ए को ए ओ अगर लिख दें तो ये माइनस ए ओ हो जाएगा और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो टॉर्क टाउ 2 विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ए ओ क्रॉस ई। इस तरह से हमने क्यू लिखा है, अभी समझ में आएगा आगे बढ़ेंगे तो टॉर्क टाउ 2 मिल गया, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में टाउ 1 मिल गया, इक्वेशन 2 में टाउ 2 मिल गया। टोटल टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी the sum of the two torques. So the total torque acting on the dipole is tau 1 plus tau 2. Tau 1 है Q into OB cross E और tau 2 है Q into AO cross E। तो यहां से Q कॉमन आया और यहां से E भी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q कॉमन आ गया OB क्रॉस OB प्लस AO क्रॉस E, दोनों में क्रॉस है E। और यहां पर अब यहां पर OB और AO को बस इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है, पहले इसे लिखे या पहले इसे लिखे एक ही बात है। तो पहले हमने इसको लिखा है AO को और फिर OB को, तो AO प्लस OB क्या होगा, डायग्राम में देखते हैं। AO प्लस OB क्या है, AB है, AB क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो AO प्लस OB विल बी AB। तो ये हो गया AB इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो टॉर्क को हमने लिखा है एज Q इंटू AB क्रॉस E, ये हो गया इक्वेशन 3। तो यहाँ इक्वेशन 3 में Q इंटू AB क्या है, Q इंटू 2L, AB मतलब 2L दैट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल, और Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल का मतलब क्या है, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल कहलाता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये P है डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल AB। तो इक्वेशन 3 में हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाउ बराबर आ जाएगा P क्रॉस E, और यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग A क्रॉस B, अगर तीसरा वेक्टर C है तो C का डायरेक्शन होता है इस A क्रॉस B के डायरेक्शन में, और इसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। मतलब द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। अगर P का डायरेक्शन P XY प्लेन में है और E भी XY प्लेन में है, सपोज P और E के बीच का एंगल थीटा है, तो P क्रॉस E राइट हैंड रूल से हम इस तरह से कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से P क्रॉस E, और इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा टॉर्क। तो अगर XY प्लेन पे P और E है तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग Z एक्सिस। यहाँ पे इस फॉर्मूला से, ये तो वेक्टर वाला वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क है, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, जहां पर यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं एज AB साइन थीटा। तो यहां पर मान लेते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और ये टॉर्क का काम क्या है, दिस टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क करता क्या है, ये टॉर्क डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस तरह से ये रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाना चाहता है। किसी भी एंगल पर जब रखेंगे टॉर्क, ये हमेशा टॉर्क एक्ट करेगा और इसे अलाइन कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो यहां पर देखिए टॉर्क डिपेंड कर रहा है PE और साइन थीटा पर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पर्टिकुलर डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो P कांस्टेंट होगा उस डाइपोल के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अगर कांस्टेंट है, तो टॉर्क डिपेंड करता है थीटा पर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन पे टॉर्क का वैल्यू अलग अलग होगा।
तो कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए, स्पेशल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए हम टॉर्क का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो वी प्रोसीड टुवर्ड्स दी स्पेशल केसेस। यहाँ पर कुछ स्पेशल वैल्यूज ऑफ थीटा को हम डिस्कस करेंगे, टॉर्क क्या होगा। तो पहला केस है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब है पहले इस तरह से किसी थीटा एंगल पर अलाइन था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब पैरेलल हो गया मान लो। जब पैरेलल होगा तो थीटा विल बी 0, मतलब डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 होगा। तो थीटा 0 होगा तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 0 मतलब 0। तो इक्वेशन 4 क्या है? दिस इज इक्वेशन 4 PE साइन थीटा। तो इक्वेशन 4 में जब हम PE साइन थीटा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 मतलब 0, पूरा टॉर्क 0 हो गया। तो इस केस में मतलब जब डाइपोल पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो कोई भी टॉर्क उस पे नहीं लग रहा, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब फर्दर रोटेट नहीं कर रहा है डाइपोल। तो हेंस व्हेन द डाइपोल एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, then the torque on the dipole is 0. In this condition, the dipole is said to be in stable equilibrium. Stable equilibrium का मतलब है अब मिनिमम एनर्जी है इसकी और ये फर्दर रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगा? जब डाइपोल एक्सिस पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो केस है वो है 90 डिग्री जब हो थीटा। थीटा 90 डिग्री का मतलब डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया हो डाइपोल को तो थीटा 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 मतलब साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1। फिर से इक्वेशन 4 में जब साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 4 क्या है? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा उस केस में टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है PE, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE। इस रिलेशन से P को इधर ले आए तो टाउ मैक्स बाई E हो जाएगा P का वैल्यू। तो यहाँ पर इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक नया डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो व्हेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 न्यूटन पर कूलम, मतलब यूनिट इंटेंसिटी फील्ड हो, तो उस केस में P बराबर कितना हो जाएगा? टाउ मैक्स बाई E था, तो टाउ मैक्स बाई 1 हो गया। तो P विल बी इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। तो यहां से P बराबर हो गया मैक्सिमम टॉर्क, मतलब P का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम टॉर्क के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। कब? जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहां से इसका डेफिनेशन निकल के आता है, हेंस वी कैन डिफाइन, हेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी when the dipole axis is perpendicular to the electric field। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली जैक स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन एक फुल क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E तक। उसके बाद स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में ये वाला पूरा यहाँ तक आपको लिखना है और ये डेफिनेशन भी लिखना है। क्या डेफिनेशन है? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब रखेंगे डाइपोल को तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क जितना एक्ट करेगा वो बराबर है डाइपोल मोमेंट के। ओके, इसके बाद है थर्ड और लास्ट केस जो है, केस 3 इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, डाइपोल का एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट हो, मतलब एंटी पैरेलल हो। तो जब एंटी पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ऑपोजिट है जब। तो 180 डिग्री है तो इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री, साइन 180 भी 0 होता है। तो फिर से इक्वेशन 4 में टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा है। तो साइन थीटा अगर 0 है तो टॉर्क विल बी 0। तो 0 दो केसेस में हुआ, जब पैरेलल होगा और जब एंटी पैरेलल होगा। तो दोनों में फर्क है लेकिन। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी टॉर्क 0 है, लेकिन इस केस में डाइपोल को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सो हेंस when the dipole axis is anti-parallel to the electric field E, the torque on the dipole is 0. In this condition, the dipole is said to be in unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है डाइपोल का एनर्जी मैक्सिमम होगा और इसको जरा सा भी डिस्टर्ब किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो रोटेट होके वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है, मतलब डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है, तो डाइपोल को अगर डिस्टर्ब किया जाए, थोड़ा भी फोर्स लगाया जाए या टॉर्क लगाया जाए, तो वापस वो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है डाइपोल विल बी प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया है और मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है और डाइपोल मोमेंट का नया डेफिनेशन भी देखा। सो दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको कंप्लीट नोट्स बनाएं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बातें बताई है सबको नोट कर लें। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नोट आपको बताना है जो है, तो इम्पोर्टेंट नोट ये है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे तो टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल टू 0, लेकिन टोटल टॉर्क ऑन द डाइपोल विल नॉट इक्वल टू 0। टोटल फोर्स 0 होगा लेकिन टोटल टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तब वहां पर फोर्स भी नॉन 0 होगा और फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 और टॉर्क विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही, और सारे क्वेश्चंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड ही होगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके स्पेशल केसेस को भी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। Till then, keep learning, keep watching the videos. Thank you.